आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में 7 साल के तवील अरसे के बाद एक बार फिर पंचायती इंतखाबात की गहमा गहमी है। इस बीच 17 नवंबर को पहले मरहले की वोटिंग भी हुई। पहले मरहले की वोटिंग में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। यही वजह थी कि पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, या यूं कहा जाए कि कश्मीर के अवाम ने अपने हक रायदही के जरिए अलाहिदगी पसंद तंजीमों और मिलिटेंसी को करारा जवाब दिया। वादी कश्मीर में 64.5% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जो अपने आप में संग मील की हैसियत रखता है। अवाम के जोशो खरोश और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से इंतजामिया के हौसले बुलंद हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, और जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं कश्मीर के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग में वोटर्स ने तारीख रकम की है। बेशतर हलकों में रिकॉर्ड तोड़ वोट डाले गए। हक रायदही का इस्तेमाल करने आए अक्सर वोटर्स ने अपने इलाकों की तरक्की की ख्वाहिश जाहिर की। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पंचायती इंतखाबात के लिए अच्छी वोटिंग होने पर इत्मीनान का इजहार किया कि उनको ये समझ में आया और हम समझाने में कामयाब हुए कि ये चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं है, दिल्ली के लिए नहीं है, गवर्नर के लिए नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे डेवलपमेंट और तुम्हारे एम्पावरमेंट के लिए है। ये बात उनकी समझ में आ गई। वो खुल के 100 साल का आदमी भी वोट डालने गया, और इतना पोल हुआ है। वैली में 56% अनप्रेसिडेंटेड, और बाकी कश्मीर में 80% तक पोल हुआ है। आज तक पार्ट में कुछ भी नहीं है, ना बिजली खास है, ना रोडे हैं, ना हॉस्पिटल हैं अच्छे, ना स्कूल हैं, ना कॉलेज है। अब इनसे हमें काफी उम्मीद है कि ये आगे पार्टी के लिए कुछ कर सकेंगे। तभी हम और इनको दिए हैं, तो इनसे हमने खास उम्मीदें लगा रखी है। उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब ने जो अपनी अनाउंसमेंट की है उस पर पूरा अमल दरामद होगा और हर गांव तरक्की की राह पर गामजन होगा। अगर पोलिंग की बात की जाए तो 3296 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। बेशतर पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। जम्मू खित्ते के 7 अजला, कश्मीर के 6 अजला और लद्दाख के 2 अजला में वोट डाले गए, जबकि दर्जनों सरपंच और सैकड़ों पंच पहले ही मुत्तफिका तौर पर मुंतखब कर लिए गए। 420 सरपंचों और 1845 पंचों के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। पहले मरहले की वोटिंग ने रायदही के जमहूरी अमल के तई रियासत में जोशो खरोश को वाजे कर दिया। एक हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है, और पाकिस्तान के ये जो बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, इसको नकार के लोगों ने एक बार फिर लोकतंत्र को चुना है। लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट करके बैलेट को चुना है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान पहले मरहले के इंतखाबात तो मुकम्मल हो चुके हैं, और अगले मरहले के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि क्या अगले मरहले में भी अवाम में यही जोशो खरोश देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कश्मीर में पंचायती इंतखाबात का पहला मरहला बड़ा शानदार रहा, और लोगों में जो जोशो खरोश था वो एक तरह से वोटिंग और पोलिंग के दिन नजर आया। अगर कश्मीर की हम बात करें तो 64% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और इसके अलावा अगर जम्मू और लेह और लद्दाख की भी हम बात कर लें तो कुल मिलाकर 80% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जो अपने आप में संग मील की हैसियत रखता है। और खासतौर से अगर वादी कश्मीर की बात करें तो इस पोलिंग को कैसे देखा जाए, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल कर आए, इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी सियासी तज्जिया निगार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू और प्राइम डिबेट में। इनके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं जम्मू से, जो कि रियासती सदर हैं
J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस के। अनिल शर्मा जी, आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। और एक और खास मेहमान हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब, दिफाई उमूर के माहिर हैं, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीके सहगल साहब, आपका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हिस्टोरिकल जो टर्न आउट हुआ है, इसे कैसे देखा जाए। अनिल शर्मा जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है पहले फर्स्ट फेज की, पहले मरहले की, और खासतौर से अगर हम वैली की बात कर लें, 64.5% वोटिंग, कैसे इसे देखा जाए अनिल साहब? देखिए, रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर अभी जो पंचायत के चुनाव जो चल रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग है वो रियासत के अंदर हुई है, जिसमें तकरीबन 56% वोटिंग जो है वो कश्मीर के अंदर हुई। उसमें कुपवाड़ा के अंदर बहुत अच्छी तादाद में वोटिंग हुई, हमारे बारामूला के अंदर बहुत अच्छी वोटिंग हुई और श्रीनगर के अंदर भी वोटिंग हुई। और उसी के साथ साथ हमारे जम्मू रीजन के अंदर, जहां पुंछ में और जोरी के अंदर भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई, और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई। मुझे लगता है कि रियासत की आवाम जो है वो चाहती है कि रियासत के अंदर अच्छा एक जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम हो, ताकि रियासत के अंदर जो पंचायतों के थ्रू डेवलपमेंट जो है, जो लोकल लेवल की जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हमारी रियासत की आवाम जो है वो चाहती है। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने जहां रियासत के अंदर बाइकाट की बात की, उन लोगों को एक खास जो है वो जवाब जो है वो लोगों ने, रियासत की आवाम ने दिया है कि वोटिंग करके, पोलिंग करके जो है, और इस बार जो है बुलेट के ऊपर बैलेट जो है वो भारी पड़ा है रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर। बिल्कुल। इफ्तिखार मिसगर जी, आपके पास आना चाहेंगे। खास तौर से अगर हम वैली की बात कर लें, वादी कश्मीर की बात कर लें, 64% से ज्यादा पोलिंग होना क्या वाकई में अपने आप में रिकॉर्ड है, और ये क्या एक बदलाव है? देखिए, जहां तक हम पंचायत की या ओवरऑल इलेक्शंस की बात करेंगे जी, जहां तक अगर हिंदुस्तान में कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो एक प्रोसीजर है कि कैंडिडेट्स निकल जाते हैं, वो कैंपेनिंग करते हैं, एक मैनिफेस्टो होता है, लोगों को पता होता है कि कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेंड चला अभी जो अर्बन इलेक्शन हुए तब से लेकर अभी पंचायत तक की, कैंडिडेट्स का कोई एड्रेस पता नहीं। बिल्कुल। अब वोट किसने डाले ये कहीं फैब्रिकेटेड लग रहा है। अगर आप वोट डाल रहे अगर 67, जैसे इन्होंने कहा कि अगर 50% लोग या 60% लोग वोट डालने निकल रहे हैं, वो किसको डाल रहे हैं, किन बिना पे डाल रहे हैं, कहां पे एजेंडा है, कहां पे कैंडिडेट है। मैं अगर आप मुझे एक विनर कैंडिडेट का नाम बताएंगे तो मैं समझ सकता हूं कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है। अदरवाइज आप लोग डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं। एक ही हल है, 1999 से रेशियो जो है, वोट रेशियो, वो डिजास्ट्रसली डाउन हो रहा है, जो वरिंग सिचुएशन है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। जम्मू कश्मीर का एक प्रॉब्लम है, एक मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, सबसे पहले उस पर बात करनी चाहिए। देखिए, जहां तक इलेक्शनों की बात है, पंचायत इलेक्शन नहीं कर पाए यहां पे, अनंतनाग का 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, वो नहीं कर पाए। और आप लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं जी, उससे ज्यादा ये हो गया, बुलेट से ज्यादा बुलेट चला। बुलेट आज भी चल रहे हैं, प्लेट आज भी चल रहे हैं, हालात वैसे के वैसे हैं। अनंतनाग से, शुपिया से, पुलवामा से, श्रीनगर से 5 सरपंच लोग फॉर्म वापस ले रहे हैं। डिस्टर्बेंस है। जब तक आप सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, जब तक कोई एक अच्छा सा हल नहीं निकल आएगा, तो कम से कम मिसलेड नहीं हो जाएगी बाकी हिंदुस्तान की आवाम, ये समझ के कि चलो जी हालात ठीक है, तो ये वोट परसेंट पड़े, ये वोट परसेंट पड़े। जमीनी हकाइक पे मेरे ख्याल से कंडीशन माहौल नहीं है। मिसगर साहब, इस तरह के हालात में भी इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स का घर के बाहर निकल के आना, क्या ये एक खुश आयन कदम नहीं लगता है?
एक एतमाद की बहाली। बिल्कुल बिल्कुल लगता अगर कैंडिडेट घूमे होते, अगर लोगों को पता होता कि कैंडिडेट कौन है, अगर डेमोन्स्ट्रेट हुआ होता, इलेक्शन कैंपेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन हुई होती, हुआ ही नहीं। मुझे लग रहा है, या अगर आप किसी भी लेमैन को भी पूछेंगे कि ये फैब्रिकेशन हो रही है, कहीं से मैनिपुलेशन हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं कैंडिडेट कौन है और वोट क्यों डालेंगे। जब कैंडिडेट ही पता नहीं, जब पार्टी का पता नहीं, जब मैनिफेस्टो का पता नहीं, तो वोटर कैसे आ गए। कहीं फिशी लग रहा है, कहीं मिसलीड कर रहे हैं नेशन को, सेटअप। मिसगर साहब, यहां एक चीज तो जरूर समझ में आ रही है कि देखिए इस तरह के हालात हैं जो आपने बताया कि भाई कैंडिडेट्स का पता नहीं है, एजेंडे का पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, बेसिक्स नीड्स जो बुनियादी मसाइल हैं, बिजली, पानी, तालीम, सेहत, कि लोगों को कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी अपने मसाइल को हल करने के लिए वो बाहर निकल रहे हैं। यह तो मेरे ख्याल से खुशाइंद है। देखिए जनाब, 2014 में इलेक्शन हुए पंचायत के, जी, बहुत भारी मकदार में वोट पड़ा, रिजल्ट्स कुछ नहीं आए। डेवलपमेंट का इशू नहीं है जम्मू कश्मीर में, तरक्की का इशू नहीं है। जो प्राइम मुद्दा यहां पे है वो है पॉलिटिकल मसला, जो हिंदुस्तान को हल करने की एक कोशिश, पहल करनी चाहिए, एक सॉलिड पहल, एक कंक्रीट पहल करनी चाहिए, जिसमें एक रोड मैप हो, और तभी जाके एक डेमोक्रेसी का अपनी नुमाइश कर सकते हैं, तब जाके शायद आप लोगों के पास जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे हम हिंदुस्तान के अवाम को मिसलीड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे 1999 से लोग वोट पॉलिटिक्स से पीछे भाग रहे हैं, जो रिकॉर्ड आपके इलेक्शन कमिश्नर के पास भी है आज, एंड दैट इज अ वरिंग सिचुएशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक सीरियस नोट ऑफ इट। इट इज नॉट दैट यू मस्ट सेलिब्रेट, आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, डांस करेंगे, गाएंगे, पटाखे डालेंगे कि जी वोट परसेंटेज। कल साउथ कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उधर भी देखना है आपने, श्रीनगर में इलेक्शन होने हैं, वहां पे भी आपने देखना है। मुझे नहीं लग रहा है कि कंडीसिव एटमॉस्फेयर आप लोग तब तक बना सकते हैं जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ एक रोड मैप लेके बात नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन का हम यहां पे एक नुमाइश कर सकेंगे। बिल्कुल, पीके सहगल साहब आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले अनिल शर्मा जी आपसे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। जो चीज इफ्तिखार मिसगर साहब ने कही कि भाई इस तरह के इंतखाबात के कोई माने नहीं है, इस तरह के अगर चुनाव होते हैं और बम्पर टर्नआउट होता है लेकिन उसका कोई माने नहीं है, क्या कहेंगे अनिल साहब? देखिए ऐसा है अबू जी, जहां इस चुनाव के बहुत बड़े मायने जो है वो सामने हमें दिख रहे हैं। रियासत के अंदर 2011 में जब हमारे पंचायत के चुनाव हुए तो अच्छी खासी टर्नओवर जो है जहां इलेक्शन में जो है वो देखने को मिली। उसके बाद आज जो जहां रियासत के अंदर अब 2018 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अभी फर्स्ट मरला जो है वो अभी हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि लोग कैंडिडेट को भी जान रहे हैं, कैंडिडेट को पहचान भी रहे हैं, और कैंडिडेट कंपटीशन में भी हैं। अब जो हमारे नहीं, तो ये सिचुएशन आप कहां, जम्मू की बता रहे हैं या वैली की बता रहे हैं? बात कर रहे हैं कश्मीर से, मुझे लगता है अनिल शर्मा जी ये सिचुएशन कि जो पब्लिक है वो कैंडिडेट को जान रही है, वैली के अंदर देखिए जम्मू और कश्मीर के अंदर, खास तौर पे मैं वैली की बात करूंगा, कश्मीर खित्ते की बात करूंगा, कश्मीर खित्ते के अंदर भी कंपटीशन जो है वो हो रहा है, पंचों के अंदर कंपटीशन हो रहा है, सरपंचों के अंदर कंपटीशन हो रहा है, और वहां पे जिन लोगों ने वोट डाला ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट को जान नहीं रहे हैं, कैंडिडेट को पहचान नहीं रहे हैं। देखिए असल में मुद्दा क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, लोग चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी हमारी मजबूत हो, वो डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रेंथन हो, ताकि जो बेसिक हमारी नीड है, ताकि हमारे जो जरूरियात हैं, जो रोजमर्रा की जरूरियात हमारी है, वो हमारी पूरी हो सके। देखिए एक हमारा मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहता है वो हर एक नुक्कड़ पे नहीं पहुंच सकता, वो हर एक शख्स से जो है वो मिल नहीं सकता, लेकिन रियासत के अंदर जो है हमारी पंचों सरपंचों की तकरीबन 40,000 की जो एक फौज जो है जहां रियासत के अंदर है,
है, ये 40,000 जो लोग हैं इनको जो है अच्छे तरीके से अगर चैनलाइज किया जाए तो मुझे लगता है कि रियासत के कई सारे मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन जो सेपरेटिस्ट जो लोग हैं, जो सेपरेटिज्म के साथ चलने वाले लोग हैं, जो अलगाववादी हैं, जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि जहां ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो। परेशानी ये है रियासत के अंदर, परेशानी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कश्मीर मसला बना के रखना चाहते हैं और कश्मीर मसले के साथ साथ जो है कुछ अपने मफाद जो है वो सीधे करना चाहते हैं। इसलिए जहां ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को जो है बार बार बाइकाट किया जाता है। रियासत के अंदर जब मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तब बाइकाट क्यों नहीं होता? रियासत के अंदर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन होते हैं तब बाइकाट क्यों नहीं होता? क्योंकि तब बड़े नेताओं को अपनी शमूलियत उसमें करनी होती है। ये जो डेमोक्रेसी है, ये आम आदमी जो है, एक नौजवान पढ़ा लिखा जो है, एक मोजिस गांव का जो है, वो इस जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है। इसलिए कुछ लोगों को जो है इसकी परेशानी हो जाती है कि ये लोग जो है स्ट्रेंथन ना हो जाएं, ये लोग मजबूत ना हो जाए, ताकि हमारी जो है एक ग्राउंड जो है वो मजबूत ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, आते हैं फिर से अनिल शर्मा जी, इस पर और बात करेंगे। पीके सहगल साहब, एक सिचुएशन जो इफ्तिखार मिसगर साहब ने भी कही कि भाई जम्मू कश्मीर और खासतौर से अगर हम कश्मीर वैली की हम अगर बात करें तो यहां पर जो उम्मीदवार थे वाकई में एक तरह से डरे सहमे हुए थे, क्योंकि एक तो अलगाववादियों ने बायकॉट का ऐलान किया था और इसके अलावा जो आतंकवादी संगठन हैं, जो मिलिटेंट तंजीमें थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने भी बायकॉट का ऐलान किया था। इसके बावजूद जो टर्न आउट हुआ है, पीके सहगल साहब, इसे कैसे देखेंगे आप? ये टर्नआउट 5 चीजों को जाहिर करता है जी। सबसे पहले पाकिस्तान को बहुत करारा थप्पड़ लगा है। दूसरा, हुर्रियत ने बाइकॉट का कहा था और जो आतंकवादी थे उन्होंने कहा एक तो लोगों को आपको मजा चखाया जाएगा अगर आप वोटिंग के लिए आओ, और कहा कि जो सरपंच जो सरपंचिंग के लिए या पंच के लिए खड़े होंगे उनकी आंखों में एसिड डाला जाएगा। उसके बावजूद सरपंचों ने अपना नाम डाला, पंचों ने अपना नाम डाला, 64% लोग आए। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि वहां के लोग जो है शांति चाहते हैं। दूसरा, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी फोर्सेस में। किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई। 15 डिस्ट्रिक्ट में आज इलेक्शन हुआ, 6 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली में थी, 2 लद्दाख में थी और 7 जम्मू में, और इनमें किसी में भी किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जहां जो गवर्नर साहब ने कहा कि ये गवर्नर के लिए नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं, आपकी एम्पावरमेंट है, इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, ये इलेक्शन 9 फेज में है, ये पहला फेज है और इसको देखने के बाद बाकी टर्नआउट इससे भी ज्यादा होगा। बाकी लोग बड़े प्रभावित होंगे। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट से बिल्कुल भी उनसे सहमत नहीं हूं। अगर आप जॉन्डिस आइज से, फिक्सेटेड आइज से और एक फिक्स माइंडसेट से इसको देखेंगे तो आपको हर एक चीज खराब नजर आएगी। लेकिन साफ तौर पे ये इलेक्शन दर्शा रहा है कि अवाम जो है वो बड़े पैमाने में दे वांट टू गेट अलोंग विद देयर लाइफ, दे वांट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो थक गए इस मिलिटेंसी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। एक बारी पॉलिटिकल माहौल कायम हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है वहां के लोगों का दिल जीतना, विश्वास जीतना, उनका दिमाग जीतना, और वहां पे बेरोजगारी को दूर करने के लिए बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जी। कोशिश की जा रही है कि श्रीनगर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए। आप खुद देखोगे कि इतने बड़े पैमाने पर विकास होगा जो पिछले आजादी से 60-65 ईयर्स पे नहीं होता। लेकिन वी हैव गॉट टू बिलीव इन इट। अगर हम उसको बिलीव करने के लिए तैयारी नहीं है एंड वी आर पेसिमिस्टिक, तो यू विल सी एवरीथिंग फ्रॉम अ पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होंगे और इस तरह से लोग निकल कर आएंगे, वोटर्स निकल कर आएंगे और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल होंगे, तब ये हालात बदल सकते हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब, इससे पहले जो आपने कहा था, क्या वाकई में आपको ये लगता है कि जल्दबाजी हुई है ये चुनाव कराने में? देखिए, स्केप गोड बनाया गया इन लोगों को। ये लोग नो डाउट ग्रास रूट लेवल के लोग हैं,
जब हिंदुस्तान यहाँ पे पिछले 2.5 साल 2 साल से अनंतनाग के पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं करा पा रहे, इमिडिएटली इतनी जल्दी पंचायत का कराया, जबकि यहाँ की जो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पीछे रही, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो पीछे रही, क्योंकि हालात ऐसे बने हैं जम्मू कश्मीर में कि सूटेबल नहीं है थे इलेक्शंस के लिए। अभी जो मुझे लग रहा है कि दिल्ली इस टाइम ग्राउंड बना रही है 2019 के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के लिए, और ये जो जितने भी ये पंच सरपंच बन रहे हैं, ये बेचारे स्केपगोट्स बन रहे हैं, ये विदाउट सिक्योरिटी घूम रहे हैं, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जहां तक हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, गवर्नर साहब है, हमने गवर्नर साहब को इनकारा नहीं, गवर्नर साहब आ गए, गवर्नर साहब डेवलपमेंट देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट देख सकती है, लेकिन जो प्राइम मुद्दा है जिसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, अगर हम यहाँ डिबेट पे बैठे हैं तो हमने देखना है कि जम्मू कश्मीर में जो ये प्रॉब्लम पिछले 30 साल से है, इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट हल कहां पे है? हल जब तक आप एक रोड मैप नहीं बनाएंगे, जब तक आप यहां के स्टेक होल्डर से उस बात पे बात नहीं करेंगे जो बात अधूरी छोड़ी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस बात को जब तक आप एक मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे। 5 लाख लोग यहां पे मर गए हैं, हर दिन यहां पे 4, 5, 6 लोग मरते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के होते हैं, चाहे वो सिविलियंस होते हैं, चाहे वो मिलिटेंट साइड होते हैं। लेकिन हमें माइन्यूटली देखना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप को यहां पे इंप्लीमेंट किया जाए। वो तभी होगा जब कश्मीर मुद्दे को सीरियसली लेके पाकिस्तान के साथ बात हो, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स के साथ बात हो और एक मुद्दे पे आ जाएं। ये नाच नगमे वाला इलेक्शन मुझे लग रहा है डेमोक्रेसी को बदनाम हो रही है और हिंदुस्तान के अवाम को मिसलीड कर रहे हैं ये लोग। यानी इफ्तिखार मिस्कर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर जमहूरियत का जश्न इतने कायदे से मनाया जाता और इतनी बड़ी तादाद में वोटर निकल कर आते हैं, लोग निकल कर आते हैं, इसमें शामिल होते हैं, तो क्या उनका वेलकम नहीं किया जाना चाहिए, उनका इस्तकबाल नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किनका? आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान के कौन से स्टेट में कैंडिडेटों का एड्रेस नहीं होता है? अगर कैंडिडेट को अकल की बात है, अगर कैंडिडेट का एड्रेस नहीं, अगर कैंडिडेट की पहचान नहीं, अगर पार्टी का एजेंडा नहीं, पार्टी की कोई शनाख्त नहीं, आज की डेट में भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर लोगों के यहां नहीं जा सकता है, कहीं पे पब्लिक रैली नहीं हुई, कहीं पे पब्लिक मीटिंग नहीं हुई, ये वोटर कहां से आ गया? ये वोटर वोट किसको दे रहा है? आप देखिए, फैमिली, एक आदमी को आपने इलेक्ट किया, उसके फैमिली के 5 आदमी निकल आए, यार दोस्त निकल आए, और उस पे आप डेमोक्रेसी को बदनाम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है स्टेट में। मेरे ख्याल से आप भी अगर सोच में जाएंगे, आप मुझे बताएं हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट में आज तक इलेक्शन हुआ है जहां पे आपने एक पोस्टर नहीं निकला कि भैया हमें वोट दे दो, हमारे मुद्दे ये है, हम आपको ये चीज दे देंगे, ये कैंडिडेट है, इसके पैरेलल में ये कैंडिडेट है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हिडन है। और जो वोटर आ रहा है वो या तो यार दोस्त है, या तो रिलेशन में है, या तो हमसाया नेबर है, मजबूर होकर उसको वोट डालने ला रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में कश्मीरी लोग इस हद तक पहुंचा है कि जब तक भैया यहां के मुद्दा, जो पॉलिटिकल मुद्दा है, उस पर जब तक बात नहीं हो सकती, तब तक ये सिलसिला ऐसे का क्यों रहा? इफ्तिखार मिस्कर साहब, आप खुद वैली में मौजूद हैं, मतलब जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले चुनाव के मुकाबले या पिछले इंतखाबात के मुकाबले, अगर इन इंतखाबात को देखिए, अर्बन बॉडी के जो इंतखाबात हुए, बल्दिया के इंतखाबात हुए और अब जो पंचायत इंतखाबात हो रहे, उस तरह की मतलब हालात वैसे नहीं है, सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, कोई उस तरह के नाखुशगवार वाकयात भी पेश नहीं आए हैं? देखिए, एक तो एरियाज पे ये मैटर करता है। जम्मू में पॉल परसेंटेज हर हमेशा अच्छी रही, आज भी अच्छी रही। लद्दाख में पॉल परसेंटेज अच्छी रहती है, आज भी रही। अगर आप 1999 से रेशियो देखेंगे, बारामूला और कुपवाड़ा में कंपेरेटिवली अनंतनाग और श्रीनगर से पोलिंग परसेंटेज अच्छी रहती है, क्योंकि वहां का माहौल जो है वो ज्यादातर
जो वहां पे लोग हैं वो या तो गुज्जर साइड से है या तो पहाड़ीज है, लेकिन जो मेन लोग यहाँ पे कश्मीरीज है। जब हम कश्मीरी की बात करेंगे, जिनका मेजर जंग साउथ कश्मीर में है और सेंट्रल कश्मीर में है, वहां पे अभी बाकी इलेक्शन है। बारामूला और कुपवाड़ा में भी अगर आप देख लीजिए तो पोलिंग बहुत अच्छी हुई है, मोर देन 70% अच्छी हुई है जी, बहुत अच्छी हुई है। हम भी बोल रहे हैं बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कैसे हुई आप मुझे समझाएं, या ये पैनलिस्ट जो बैठे जम्मू से ये मुझे समझाए कि ये कैसे अच्छी हुई, जब लोग कैंडिडेट को जानते ही नहीं है। जब ये लोग कहां से आ गए, किसको वोट दे रहे हैं, मुद्दा क्या है, क्यों ये वोट दे रहे हैं। ये ऐसे अन्य मतलब ब्लाइंडली आप किसी की आंख पे पट्टी बांध के बोल रहे हैं कि भैया आप आ जाओ। अगर ये काउंटिंग के लिए है, अगर ये गिनती बढ़ाने के लिए है तो फिर ठीक है। अगर ये डेमोक्रेटिक सेटअप को सच में दिखाने के लिए, तो मुझे लग रहा है ये पूरा ड्रामा है जो आज की डेट में यहां पे हो रहा है। जब तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को, बाकी तंजीमों को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जब तक वो लोग नहीं होंगे, जब तक आप तो मिसगर साहब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को आप दोष नहीं दे सकते हैं। ये पार्टियां तो खुद से स्किप कर गई, ये पार्टियां तो खुद से शामिल नहीं हुई जमहूरियत के इस जश्न में। चाहे एनसी की बात कर लें, पीडीपी की बात कर लें, ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये तो खुद से अलग हो गई ना भाई। क्यों नहीं हुई? इनके लिए तो दरवाजे आज भी खुले हैं। बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है, क्यों हुई? क्योंकि आज की हालात, जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बने हुए हैं 2016 से कि इनको भी लगा कि अगर हम आज इस पानी में डूब जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो हिंदुस्तान को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे इन्होंने बोला, जो जम्मू से हमारे भाई पैनलिस्ट बैठे हैं, कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट चाहते हैं लोग पानी चाहते हैं, लोग बिजली चाहते हैं, लोग सड़कें चाहते हैं, लेकिन जो प्राइम मुद्दा जम्मू कश्मीर का है उस पर कोई बात नहीं, सीरियसली बात नहीं कर रहा है। उसके लिए दिल्ली सीरियसली तैयार नहीं है बात करने के लिए। हर दिन लोग मर रहे हैं और हदें क्रॉस हो गई है। आपके अर्बन लोकल बॉडी में 3.5% जो अहम मसला वो पहले हल होना चाहिए। जी अनिल शर्मा जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए मिसगर जी का, फिर हम ब्रेक पर भी जाएंगे। अनिल शर्मा जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई कश्मीर से अभी पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे समझाया जाए। मैं आपको ये कहूं कि आप कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनके यार दोस्त हैं। 56% जो पोलिंग जो हुई, तो 56% जो लोग हैं जो कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पोलिंग जो वोट डालने निकले, क्या उनके सारे वो रिश्तेदार हैं? क्या उनके सारे वो यार दोस्त हैं? क्या सारे उनकी अपनी फैमिली के लोग? आप मुझे एक विनर कैंडिडेट का नाम बताएं। इतने डर और खौफ, आप मुझे एक विनर कैंडिडेट का नाम बताएं। एक विनर कैंडिडेट का नाम बताएं मुझे जिसने जीता है। देखिए मैं आपको जहां बारामूला से अफ्तियाज साहब जो है उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो वहां पे जीते। कुपवाड़ा के अंदर जो है उसके मध्य मुकाबल कौन था? उसके मध्य मुकाबल कौन था? वहां से वो जीत के आए। उसके मध्य मुकाबल कौन था? देखिए मेरी मैं आपसे उनके मुकाबले में दूसरे कैंडिडेट रहे हैं। मैं आपको जमीनी हालात बता रहा हूं कि रियासत के अंदर जो है, आप गूगल करके नहीं बताइए, आप शीट देख के नहीं बताइए, वोट डाला है और कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला, कोई कैंपेनिंग नहीं चला। हम लोग मिसलीड कर रहे हैं हिंदुस्तान के अवाम को। देखिए कश्मीर के अंदर आज की डेट में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कश्मीर के अंदर हालात ये हैं कि एक तरफ से हुज़्बुल मुजाहिदीन के जो कमांडर हैं रियाज नाकू जो हैं, वो एक तरफ से थ्रेट देते हैं कि जो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा उसकी आंखें जो हैं वो जलाई जाएंगी, उनमें उनकी आंखों में जो तेजाब डाला जाएगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लोग दूसरी तरफ से 10 लाख फौज भी है ना हिंदुस्तान का, उतर रहे हैं। इसका मतलब है डिफेंस के लिए तो 10 लाख फौज भी है हिंदुस्तान की। देखिए 10 लाख फौज
नहीं देखिए बिल्कुल अनिल शर्मा जी, इफ्तिखार मिसगर साहब, इस पर इसे इशू पर लौट कर आएंगे। छोटा सा मुझे यहां पर कॉमर्शियल ब्रेक लेना है। पीके सहगल साहब, क्योंकि अब मुद्दा गर्म हो रहा है, ब्रेक के बाद आपके पास भी हम आएंगे, आपसे भी हम चर्चा करेंगे। और बड़ा सवाल जो इफ्तिखार मिसगर साहब ने उठाया कि वाकई में क्या वक्त से पहले यह कदम उठाया गया, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह उठता है कि भाई जो बुनियादी मसाइल हैं, क्या वाकई में इससे जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के अवाम परेशान है, जो अपने मसाइल अपने से ही हल करना चाहते हैं? क्या यह एक बड़ा बदलाव है कश्मीर के लोगों में? इसी पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक और खास मेहमान इस बीच हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी, जो कि सीनियर सहाफी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शेष नारायण सिंह जी, आपका भी न्यूज़ 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। शेष नारायण जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे साथ एक और 3 पैनलिस्ट और जुड़े हुए हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब, जो कि सियासी तज्जियानिगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस बुलेटिन के पहले हिस्से में कहा कि डिस्कशन के पहले हिस्से में कहा, उन्होंने कहा कि भाई जल्दबाजी हुई है, जिस तरह से पंचायती चुनाव कराए गए, यहां पर एजेंडे का पता नहीं, कैंडिडेट्स का पता नहीं, वो वैली की बात कर रहे थे। आपकी नजर में क्या कुछ लगता है? बड़ी तादाद में वोटर्स निकल कर आए हैं। नहीं, ये जो सियासी जमातें वहाँ हैं, जो कि सेपरेटिस्ट जमातें जिनके हैं, और वो हुर्रियत टाइप जो लोग हैं, जो कि पाकिस्तान से जो सपोर्ट पाते हैं जी, उनके लिए ज़बरदस्त तमाचा है ये। उनको औकात बता दी गई है कि बरखुरदार औकात में रहो, ये हिंदुस्तान है, और तुम अगर इस मुगालते में हो कि इसको 1947 के पहले जिस तरह से राजा तुम्हारे चक्कर में घूमता था, और तुम्हारा वो जिन्ना से बात करने पहुंच गया था राजा हरि सिंह, तो वो सब मुगालते भूल जाओ। सरदार पटेल का डंडा जो चला था उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, और जितने % वोट पड़े हैं, इनकी बंदूकों की परवाह न करके जो अवाम कश्मीर है वो जो मैदान ले लिया है, तो चलें काटेंगे, लड़कियां खड़ी तो हैं, इनकी उंगलियां काटें, इनके आंख में तेजाब डालें, और फिर इनको लगेगा जो इनके आका हैं उनको रोटी पानी के पाकिस्तान के हुक्मरान को अपनी रोटी पानी की तकलीफ है, उनको IMF से कर्जा लेना है कि चीन से लेना है कि सऊदी अरब से लेना है, वो जगह जगह ठोकर खा रहे हैं, तो कहां से टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे वो? तो इन लोगों के रोटी पानी की अपनी दिक्कत आने वाली है, और ये कश्मीर के इस परसेंटेज वोट ने इनको साफ साफ इनके चेहरे पे जड़ दिया है। अब इनको ये चुनौती भी है, इनको चैलेंज भी है कि जो करना हो करो, और अब हमने तो मैदान ले लिया है। 10-15 लफंगे जो हैं एक इलाके से आके अपने को जिहादी कहते हैं और अपने को सियासतदान कहते हैं, उनको यही जनता चौराहों पे इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, जैसे कि यूगोस्लाविया में हुआ था और जैसे कि दीगर मुल्कों में हुआ था। तो अब पाकिस्तान को कश्मीर से जान छुड़ा के भागना चाहिए, वरना फौज नहीं तय करती वहां, एजेंडा फिक्स अब जनता ने कर दिया है। और हम शुक्रगुजार हैं वहां के गवर्नर का कि उसने हिम्मत की और उसने कहा कि चलो हम देखते हैं तुम कहां कहां जाते हो और हम तुम्हें यही फिट करेंगे। और अब फौज जो है वो केवल निगहबान रहेगी और वहां के अवाम इनको उन्हीं चौराहों पे दौड़ा दौड़ा के मारेगी, और फिर ये तमाम जो एनालिस्ट पैनलिस्ट घूमते रहते हैं इनको औकात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल इफ्तिखार मिसगर साहब, क्या इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने बात करी, मुझे लग रहा है कि पूरी डिक्टेटरशिप में बात करी इन्होंने, डेमोक्रेसी में कहीं बात ही नहीं हुई। ना तो यहां पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, ना तो हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर पोलिंग हुआ, किनका हुआ, किस मुद्दे पे हुआ। अगर आज तक यहां पे 2016 से हजारों लोग पैलेट विक्टिम्स हो गए, वो क्या सिविलियंस नहीं है? जिन सिविलियंस की ये बात करें कि सिविलियंस जवाब देंगे, जो सिविलियंस कैजुअलिटीज हर दिन 2-2, 4-4 होती है, क्या वो यहां के रहने वाले नहीं है? क्या ये उन्हीं से तवक्का रखते हैं?
जिनके घरों में तोड़फोड़ की जाती है, जहां पे आप आधा किलोमीटर चलेंगे और आपको 50 बारी गाड़ी से नीचे उतारा जाता है और तलाशियां ली जाती है, क्या आप उस सूरत हाल में ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी अपनी जगह पे काम कर रहा है? उनको वापस भेजो ना अपने खैर ख्वाहों को। अरे वो जो गुंडे कौन से खैर खा है? आप जर्नलिस्ट होके आपको जर्नलिस्ट होके ये शोभा नहीं देता है। जम्मू कश्मीर का मसला पाकिस्तान का मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला। देखिए साहब, देखिए मुझे कहने दीजिए ना, आप अपनी बारी पे बोलिए, आप अपनी बारी पे बोलिए। जम्मू कश्मीर का मसला पंडित जवाहर जम्मू का, आपको हिस्ट्री पता नहीं है, आपको हिस्ट्री पता नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में ले गए हैं। आप अली मोहम्मद जिन्ना ने यूएनओ में नहीं लिया मसला। जम्मू कश्मीर का मसला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में लिया। आपको कश्मीर रेजोल्यूशन पे बात करनी होगी। जब तक आप कश्मीर रेजोल्यूशन पे, पाकिस्तान को भूल जाइए, पाकिस्तान जाइए बाहर में, हमें पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं लेना देना। आप जम्मू कश्मीर, अरे मेरी बात सुनिए साहब, पेशेंस रखिए, ठंडा पानी का एक गिलास पीजिए, पानी का गिलास पीजिए, आप ठंडी बात सुन लीजिए। आपके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में जम्मू कश्मीर का मसला लिया कि नहीं लिया? अगर लिया तो उस पर बात होनी चाहिए। अगर राजकुमारी की बात हुई तो आज तक क्यों डाला गया उस बात को? जवाहरलाल ने जिंदगी में केवल एक गलती की थी। नहीं वो छोड़िए, तो उस पछतावे में तो आप हमें मार रहे हैं, आप पछता रहे हैं, हम तो जाने दे रहे हैं। आप खाली अरे साहब, आप तो सिर्फ पछता रहे हैं, हमारे तो बच्चे मर रहे हैं, सुनो, हमारे तो रिश्तेदार मर रहे हैं, हम तो परेशान हैं, हमारी इकोनॉमी करेंगे। आप ठीक है शेषनाग जी, आप देख लीजिए आपकी डेवलपमेंट कहां पहुंची और आप देखिए कश्मीर की डेवलपमेंट कहां है आज की डेट में। ये तो आपकी देन है, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस फैसले की देन है। अगर वो फैसला हुआ तो आज नरेंद्र भाई मोदी उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आपकी होम मिनिस्ट्री उस पर बात क्यों नहीं कर रही है? ठीक है शेषनाग जी, बात पूरी हो गई। ठीक है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मिसगर जी बात पूरी हो गई। तो आप पीके सहगल साहब करेगी और आप लोगों को भी होश में रहिए। ठीक है शेषनाग जी बात पूरी हो गई। देखिए संविधान में रहकर ही बात कीजिए शेषनाग जी। ठीक है, बात पूरी हो गई। पीके सहगल साहब, क्या जिस तरह से शेष नारायण जी ने कहा कि भाई पाकिस्तान के मुंह पर ये एक तमाचा है, जिस तरह से लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए और एक हिस्टोरिकल टर्नआउट हुआ है, ये पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है, क्या कैसे इसे देखेंगे? क्या वाकई में कश्मीर के लोगों ने मिलिटेंसी के मुंह पर करारा तमाचा दिया है? इसमें तो किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अगर आपको कुछ मिनट पहले जब आपने मेरी बातचीत सुनी जी, मैंने कहा ये जो इतने बड़े पैमाने पर लोग आए हैं, ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि पाकिस्तान को और हुर्रियत को बहुत बड़ा जबरदस्त तमाचा है और उससे बड़ा तमाचा है वहां के आतंकवादियों के। मैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनसे सहमत नहीं हूं। उनको साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं आतंकवाद से। दे वांट अ चेंज। वो बातचीत कर रहे हैं स्टेक होल्डर की। हिंदुस्तान समझता है स्टेक होल्डर कौन है। स्टेक होल्डर जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम है। हुर्रियत स्टेक होल्डर नहीं है। जब ये स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं, हुर्रियत को इशारा कर रहे हैं। इनकी बातचीत से तो हुर्रियत और पाकिस्तान खुश होगा। वहां के अवाम के लिए तो बदनामी है, इंसल्ट है जो इस बातें कर रहे हो। इनको साफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये नहीं कहा हुर्रियत से आप बात करिए। जम्मू कश्मीर के सबसे पहले गवर्नर थे वो मेरे वो आप मेरी बात जरा सुन लीजिए। जो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे श्री पिंडी दास सहगल। मैं हर साल 4 साल लगातार कश्मीर में उन इलाकों में जाता रहा हूं जहां आज फरिश्ते भी जाने के लिए घबराते हैं। सोपोर को छोड़ के हर साल मैं साउथ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में हर जगह गया। हर बारी 30 से 40 हजार बच्चों को स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के और अन्य इंस्टीट्यूशंस को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। आपके टीवी वालों ने मेरे को बार बार दर्शाया। आपके सारे के सारे रिपोर्टर्स ने इनिशियली दे वर वेरी होस्टाइल टू मी, बट दे रियलाइज कि मैं वहां के लोगों का दिल दिमाग विश्वास। मेरे से पूछे आप क्यों आते हैं? मैंने कहा मेरे तो रूट्स इसी जगह में है एंड वी वांट वैली टू चेंज फॉर द बेटर। बहुत कोशिश की जा रही है वहां के लोगों का दिल दिमाग विश्वास जीता जाए। बहुत कोशिश की जा रही है
कि बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो पिछले 60 साल लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, करप्शन की वजह से चला ही नहीं। और जब उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो आप जैसे विचारों से तो साफ तौर पर नजर आता है कि आप उसको देखना ही नहीं चाहते। प्लीज टेक आउट द पेसिमिज्म फॉर अ फ्यू टाइम, बी एन ऑप्टिमिस्ट। आपको साफ तौर पे बदलाव नजर आना चाहिए। नहीं लगता है कि बड़ी जबरदस्त कोशिश हो रही है बदलाव। अगर आप एक भी सर, क्या आपको नहीं लगता है कि यहां का यूथ एलिनेट हो गया है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि मनान वानी जैसा पीएचडी स्कॉलर भी गन उठा रहा है? उसके लिए क्या सोचना नहीं है? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या हमें यह सीरियसली नहीं लेना है कि पीएचडी होल्डर लड़का बंदूक क्यों उठाता है? क्या हमने ये सीरियस नहीं लेना है? आप क्या हुर्रियत से बात करना चाहते हैं? आप क्या आतंकवादियों से बात करना चाहते हैं? आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के साथ बात करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को माहौल बनाना है बातचीत करने का। जब तक पाकिस्तान वो माहौल नहीं बनाएगा तो आप किससे बातचीत करोगे? क्या वहां पाकिस्तान के जो सिविल डिस्पेंसेशन है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, वो आईएसआई और आर्मी के पिट्ठू हैं। आप क्या आतंकवादियों से बात करोगे? किससे बात करोगे? देयर इज अ गारंटी जो बातचीत में एग्रीमेंट भी होगी उसका कोई एक्सेप्टेंस होगा। आपने देखा शिमला एग्रीमेंट में, सर अगर आप तालिबान वालों से इनफॉर्मल टॉक्स कर सकते हैं, और वहां के जो लड़कों ने हथियार उठाया है उनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो सकती है? वो तो एलियंस नहीं है, वो तो पाकिस्तान से नहीं आए, वो तो कश्मीरी लड़के हैं ना, उनसे तो बात हो सकती है ना। नहीं, उनको बरगलाया गया है। लेकिन वो टेररिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ या जैश ए मोहम्मद के साथ या एलईटी के साथ। जो बंदूक उठा लेता है, पहले बंदूक छोड़ो, बातचीत आमने सामने बैठ के होती है दोस्ताना माहौल में। एक आदमी बंदूक लेके आपके कंधे पे या दिमाग सिर पे बंदूक लगा के रखे और कहे मेरे साथ की बातचीत हो, ऐसे बातचीत नहीं होती। और आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे साफ तौर पे जाते हैं। ठीक है, इफ्तिखार मिसगर साहब आपके पास भी आएंगे, ठीक है। सहगल जी आपकी बात पूरी हो गई। अनिल शर्मा जी क्या लगता है, जिस हिसाब से बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं, जम्मू में तो आते ही हैं, कश्मीर में भी जो बदलाव आया है, क्या वाकई में जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, क्या वो मसले हल होंगे? देखिए, ऐसा है अबू जी के रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर 47 के पहले जहां डोगरा राजा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हमेशा कश्मीर के शासक जो हैं वो जहां पे रहे, चाहे वो शेख साहब रहे, चाहे वो फारूक साहब रहे, चाहे जीएम शाह साहब रहे, चाहे सादिक साहब रहे और चाहे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब रहे, हमेशा से जो है जम्मू कश्मीर की बागडोर जो है वो कश्मीरियों के हाथ में रही जी। वो क्या वजह है जो कश्मीरियों के हाथ बागडोर होने के बावजूद भी जो है, जो लोग जो हैं जो सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, जो लोग जो हैं जो अलगाववादी की बात करते हैं, जो लोग जो हैं जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलते हैं, कहीं ना कहीं रियासत का यूथ जो है वो डेवलपमेंट से दुखी है। वो ये चाहता है कि रियासत के अंदर डेवलपमेंट हो, जहां भुखमरी, बेरोजगारी, जहां नौजवानों को काम नहीं, जहां पढ़ा लिखा नौजवान है, ये मुद्दे जो हैं ये हैं। कश्मीर मुद्दा कुछ नहीं है, असल में जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि नौजवानों को जो है वो रोजगार चाहिए। जहां हमारे तो इसका मतलब फिर सरकारें फेल हैं, कह रहे थे अनिल शर्मा जी। इसका मतलब सरकारें वहां पर कुछ नहीं करती हैं। अनिल शर्मा जी, इसका मतलब सरकारें कुछ नहीं करती। जो पास्ट में सरकारें आई हैं उन्होंने कुछ नहीं किया वहां के नौजवानों के लिए। अनिल शर्मा जी देखिए, रियासत की जो बदकिस्मती रही है 2011 में पंचायत में 70 साल में जो भी सरकारें जहां पे आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे पीडीपी की आई, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे मुद्दा लिया, बोर्ड लिए, लेकिन डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं किया जहां रियासत के अंदर जो है। और दूसरा मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो अलगाववादी हैं, जो जहां कश्मीर के अंदर जो सैयद अली शाह गिलानी हैं, वो क्यों नहीं नौजवानों को कहते, पीएचडी स्कॉलरों को कहते कि आप गन छोड़ो,
वो क्यों नहीं उनको कहते ये चीज? अगर उनकी आवाज वहां का नौजवान सुनता है, वहां की जनता सुनती है, तो उनको क्यों नहीं वो गाइड करते? क्यों नहीं उनको कहते कि गन छोड़ो और यानी वहां के पॉलिटिकल पार्टीज पर भी, आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज पर भी सवाल उठता है, जो मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। शेष नारायण सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि वहां पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और मैं आपको एक चीज, नहीं ठीक है अनिल शर्मा जी, बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई। शेष नारायण जी, अब आपको फिर मौका मिलेगा। शेष नारायण सिंह जी, आपको नहीं लगता कि वहां की जो मेन पार्टीज हैं जो स्किप की हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में या फिर अब पंचायती चुनाव से जिन्होंने बायकॉट किया है और चुनाव में शामिल नहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में वो कश्मीरी आवाम को एक तरह से धोखा दे रहे हैं? वो तो अपने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव की तो उन्हें फिक्र है, लेकिन जहां पर बुनियादी मसाइल हल होते हैं, जिस चुनाव से बल्दियाती चुनाव हो या पंचायती चुनाव, उसकी फिक्र नहीं इन पार्टियों को। देखिए साहब, जम्मू कश्मीर में एक ही लीडर हुआ है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, और उसके बाद वहां पे कोई लीडर हुआ ही नहीं। और उसके बाद जितने लोग आए हैं वो सब सरकारी खैरात के चक्कर में रहते रहे, दिल्ली से खैरात मिलती रही। बीच में तो गुलशाह को चीफ मिनिस्टर बना दिया था इन लोगों ने। शेख अब्दुल्ला के बाद 1977 का इलेक्शन जो है वो सही अर्थों में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, और उसके बाद एक माहौल बना था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि दिल्ली में उस वक्त ऐसी सरकार थी जो कि किसी काम की नहीं थी, और उसके बाद अरुण नेहरू ने वहां मनमानी शुरू कर दी, वहां जगमोहन को भेज दिया, और जगमोहन ने क्या क्या किया दुनिया जानती है। तो वो सारी चीजें अब जाने दीजिए। आज की स्थिति ये है कि आज कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एलिनिएट हो गया है, ये सच्चाई है बिल्कुल। और ये जो लीडर बनते हैं हुर्रियत फुर्रियत वाले, इनके ये जो वहां बदमाश गया हुआ है वो खुद यहां चुनाव हार के गया है, कौन सा मसूद अजहर। तो ये सारे जो लोग हैं ये लीडर वीडर कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं आता। इनको दुरुस्त करने का एक तरीका ये है कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो ये लोग अपनी जान हथेली पिला के वोट देने जा रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए और इनकी रसद बंद की जाए हुर्रियत वालों की। और हुर्रियत वालों के जो कारिंदे वहां काम करते हैं उन लोगों की रसद पानी बंद हो, उसके लिए पाकिस्तान को दुरुस्त करना जरूरी है। और उसके लिए जाहिर है वॉर तो हम करेंगे नहीं, इंटरनेशनल फोरम्स पे उसको कमजोर किया जाए, और जब वो कमजोर हो जाएगा तो इनको पैसा कौड़ी देना बंद कर देगा, और जब इनका पैसा बंद हो जाएगा तो ये फंडिंग करना बंद कर देंगे। और जो ये कह रहे हैं नहीं, तो हालात नहीं, तो शेष नारायण जी, क्या आपको नहीं लगता कि भाई चुनाव जो है वो कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं? क्योंकि आप उठाकर देख लिए 96, 98, 2000 के बाद 2008, 2002, जब भी कश्मीर के हालात बिगड़े तो इन चुनाव ने ही वहां के हालात को सही किए हैं। हाँ, तो पीपुल का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो सही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीपुल का इन्वॉल्वमेंट, अवाम का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी ठीक होगा, और अवाम ही इन लोगों को सही करेगी। इन लोगों की अब इनका हुक्म तो था कि वोट मत दो, बायकॉट करो, जनता जाके वोट दे रही है। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि वो सब रिश्तेदार हैं, मजदूर हैं, ये जो लड़कियां हम देख रहे हैं लाइन में खड़ी हुई हैं, जाके मारो इनको, तुम हो हिम्मत। इफ्तिखार साहब, तो ये सारी चीज दिल्ली पहली बार हमने देखा है कि एक गलती, एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, एक पॉइंट जल्दी से ये लोग गलत आदमी को, सिविल सर्वेंट्स को वहां पे गवर्नर बनाते रहे, और आज पहली बार एक पॉलिटिशियन को गवर्नर बनाया है, और वो पॉलिटिकली सोच रहा है, और इनसे ज्यादा हुर्रियत फुर्रियत वाले जो धतिंगड़ घूम रहे हैं, इनसे ज्यादा इज्जत है सतपाल मलिक की इस्लामी दुनिया में। बिल्कुल तो ठीक है। इफ्तिखार मिसगर जी कर रहा है सही, और वो सब हो जाएगा, भरोसा। इफ्तिखार मिसगर, आप साहब की, हाँ, आप साहब की बातों से तो ये पता चलता है कि आपको बीजेपी की बहुत हमदर्दी है, मुबारक है आपको। देखिए, बीजेपी ने अपना गवर्नर रखा है यहाँ पे, हम उसका खैर मकदम करते हैं, हमें उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कश्मीर मुद्दा है, उसको आप पाकिस्तान के साथ मत जोड़िए। आपने वोटर को, आप अभी पब्लिक की बात कर रहे हैं कि पब्लिक को प्यार से जीतो। वोटर वोट डालने गया, उसको आपने जीप के साथ बांधा,
वो भी इशू बना। आपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को नहीं देखा। आपको कश्मीर मुद्दे को सीरियस लेना होगा। ये हिंदुस्तान के लिए लेकिन जो चुनाव हो रहे हैं इसे अगर इफ्तिखार साहब जो चुनाव हो रहे हैं और उसमें पब्लिक निकल कर आ रही है तो इसका तो वेलकम करना चाहिए ना। अब ये कि भाई कोई वेलकम करिए ना जनाब। जब साउथ कश्मीर में निकल के आएंगे, जब सेंट्रल कश्मीर में निकल के आएंगे तब आप वेलकम करिए। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो बहुत सारे इलेक्शंस बाकी है। आप लोग पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं कर पाए। वेट फॉर द टर्न, लेट इट फिनिश फर्स्ट। पहले अनंतनाग का खत्म होने दीजिए, श्रीनगर का खत्म होने दीजिए। जब वहां पे आपका ऐसी मकदार में आ जाएगा हम वेलकम करेंगे। हम भी चाहते हैं कि शांति हो इस एरिया में, लेकिन शांति मैनिपुलेशन से नहीं होगी, शांति फैब्रिकेशन से नहीं होगी, शांति बात करने से होगी, असल मुद्दे पे आने से होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो एक बड़ा मुद्दा जो बिल्कुल जी नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो असल मुद्दा है उस पर तो आना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारी तादाद में रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग हुई उसका तो इस्तकबाल किया ही जाना चाहिए। और ये एक बहुत खुशाइंद है खासतौर से कश्मीर खित्ते के लिए, कश्मीरवादी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास नहीं बचा है। पीके सहगल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। शेष नारायण सिंह जी आपका भी शुक्रिया। इफ्तिखार मिसगर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने दिया। और अनिल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।